नमस्कार मेरे प्रिय YouTube परिवार। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगले कुछ पलों के लिए अपने दिल और दिमाग को इस कहानी के साथ जोड़ ले। अपने ईयरफोन्स अच्छी तरह लगाएं ताकि आप इस कहानी की हर मोड़, हर पहलू और हर भावना को पूरी तरह से महसूस कर सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। मुंबई के घनी आबादी वाले पुराने इलाके में, जहां इमारतों की दीवारों पर समय की स्याही पड़ी रहती थी और तंग गलियों में खामोशी भी दस्तक देकर बोलने वाली लगती थी, वहीं एक छोटे से एंटीक स्टोर का सुंदर, अवास्तविक, धुंध भरा मुखौटा खड़ा था। माँ जी की मोहरें, एक नाम जो जितना पुराना लगता उससे कहीं अधिक रहस्यमयी था। पुराने टिकट, मोहरों, उतरते हुए स्याही वाले दस्तावेजों और समय के जंग लगे उपकरणों की गूंज वहां हर कोने से उठती थी। आदमी जब भी इस दुकान में कदम रखता, उसकी हथेलियों में एक अजीब सी जल्दी घर कर जाती। उसे लगता कि यहां छिपे हर सामान में कोई गहरी दास्तान दबी है। और आज उसी दुकान के धुंधले प्रकाश में अविनाश के हाथ में एक बक्सा था जिस पर महीनों पुरानी धूल बसी हुई थी। बक्से की लकड़ी दरक रही थी, लेकिन उसके भीतर का मूल मंत्र अभी भी सुरक्षित था। एक नक्शा, पन्नों में जरा सा जलने का निशान लिए, किंतु पूरी तरह से खाक नहीं हुआ। अविनाश एक स्वतंत्र अर्बन खोजी और डॉक्यूमेंट्री निर्माता था। उसे शहरों के उस हिस्से में सैर करना अच्छा लगता था जहां आधुनिकता और इतिहास की टकराहट गहराई में बसी हो। लॉस्ट स्टेशन, भूली सुरंगें, उजाड़ पड़े महल, उसके लिए ये सिर्फ लोकेशन नहीं बल्कि मानवीय कहानियां थीं जो पर्दे से पहले अपने स्वरूप में जगमगा रही थीं। पर अब उसके हाथ में नक्शा था जो उसे मुंबई के नीचे दबी अत्यंत प्राचीन दुनिया तक पहुंचा सकता था। एक ऐसी दुनिया जहां के निवासी बौने थे जिनकी सभ्यता मानव कथा की सीमा से परे थी। दुकान के कोनों पर अंधेरे में मूर्तियां खामोशी से देख रही थीं। कीलधारी घंटियां और ताबीज की चोटियां हवा में लटक रही थीं, मानो किसी अदृश्य आत्मा को दर्शा रही हों। बगल में बैठे फारूक मिस्त्री, सफेद दाढ़ी में सजी उनकी मुस्कान के बीच एक चमकीली आंख अतीत की कहानियों को बयां कर रही थी। यह नक्शा तुम्हें दिखाएगा कि सतह के नीच क्या छिपा है, उन्होंने धीरे से कहा। फिर एक लंबा ठहराव लेकर जोड़े, लेकिन क्या तुम उस संगीन सफर के लिए तैयार हो? अविनाश ने अपने कैमरे का स्ट्रैप कस लिया। उसकी हल्की कांपती सांस में रोमांच और डर का मिश्रित संगीत बज रहा था। मैं तैयार हूं, उसने कहा, पर भीतर से दिल की तेज धड़कन ने इस वाक्य पर सवालिया निशान छिड़क दिए। फारूक ने नक्शे पर उंगली टिका दी। एक अंडरग्राउंड सुरंग जो सतह से कई 100 फीट नीचे जाती दिख रही थी। नक्शे की रेखाएं अजीब थीं। कहीं लाल रंग की लकीरें रक्त की धार जैसी बहती दिखती थीं, तो कहीं नीली रेखाएं जीने की धारा। रास्ता शुरू होता एक तंग सीढ़ी से, जहां दीवारों में पुराने मिट्टी के निशान, प्राचीन प्रतीकों और बौनों की भाषा में लिखे अलिप्त शब्द उकेरे गए थे। अविनाश ने अपने हेडलैम्प की किरण को दीवार पर घुमाया। बिकने वाली चमक में प्रतीकों की मध्यम रोशनी में ज्यों वे जीवंत हो उठे हों। हर कदम के साथ धूल उठ रही थी, जिसे जैसे सदियों पुरानी कहानियां हवा में बिखेर रही हों। सीढ़ियां खत्म हुए बिना उसे चक्कर सा आने लगा। नीचे उतरते उतरते लगता कि बाहर की दुनिया का हर शोर, हर रोशनी यहां असीम अंधेरे में ध्वस्त हो गई है। उस सन्नाटे में केवल उसकी सांस और नक्शा चीख रहा था, यहां रुको मत। अचानक एक ठंडी आहट हुई, मानो कोई देखता रहा हो। अविनाश ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, केवल सुरंग का घना अंधेरा जिसमें उसकी ही परछाई मिलते जुलते रेंग रही थी। उसने नक्शा फिर से खोला, जहां एक निशान आकृति में उभर कर सामने आया। दबे हुए शहर का द्वार। नक्शे पर पत्थरों की आकृति आलोकित दिख रही थी, जिन पर काले पत्थरों में जटिल आकृतियां उकेरी थीं। अविनाश को महसूस हुआ कि यह दोस्ताना संकेत नहीं बल्कि चेतावनी है। फिर भी जिज्ञासा ने इतना बोल दिया कि उसने कदम बढ़ा दिए उस निशान की ओर। उस क्षण दीपक का प्रकाश भीतर से जा मिला, मानो नक्शे का अंत ही उजाला हो। सोचों की जकड़न में अविनाश ने वह नक्शा धीरे से बटोर कर अपनी जेब में रखा और गहरी सांस लेकर आगे बढ़ गया, प्रथम दरवाजे की ओर, जो ऊपर से सरकत तो दिखता था
पर अंदर से 100,000 गूंजें दबाए बैठा था। सतह के नीचे छिपे आधिकारिक दरवाजे पर वह पहुंचा भी तो आंखों में एक आखिरी प्रश्न था। क्या वह जाना चाहता है कि असली दुनिया नीचे है, या उसने अपने हिस्से की हद पार कर दी थी? अविनाश ने जैसे ही जर्जर दरवाजे को धकेला, एक सड़ी हुई हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। यह हवा सामान्य नहीं थी। इसमें किसी बासी अतीत की स्याही, पुराने पसीने की महक और खोई हुई कहानियों की घुटन मिली हुई थी। उसके सामने एक लंबी अंधेरी सुरंग खुल चुकी थी, जिसकी दीवारों पर हरी काई और अजीब सी चमकते जंतु चिपके हुए थे। उसके जूतों की आवाज पत्थरों पर गूंज रही थी, मानो हर कदम किसी पुराने प्रहरियों को जगा रहा हो। सुरंग में आगे बढ़ते हुए अविनाश के कैमरे की लाइट एक झलक में दीवारों पर उकेरे चित्रों को उजागर करती। ये चित्र साधारण नहीं थे। इनमें बौने लोग ऊंचे महलों, गुफाओं और मशीनों के बीच दिखाए गए थे। एक चित्र में एक बौना बड़े से पत्थर की गोली को घुमा रहा था, जिससे बिजली जैसी रेखाएं निकल रही थीं। अविनाश की सांस तेज हो गई। क्या ये कोई अज्ञात तकनीक थी? कुछ ही कदमों के बाद सुरंग एक विशाल गुफा में खुलती है। यह गुफा इतनी बड़ी थी कि उसकी छत को कैमरे की रोशनी छू भी नहीं पा रही थी। चारों ओर गोलाकार छिद्र बने थे, जैसे किसी पुराने नगर के मकानों की खिड़कियां आए हों। पर सबसे रहस्यमय चीज थी बीचों बीच बना हुआ गोल मंच, जिसके चारों ओर मूर्तियां खड़ी थीं। ये मूर्तियां बौनों की थीं, लेकिन उनके चेहरों पर भय, चिंता और कुछ छिपा लेने का भाव था। अविनाश धीरे धीरे मंच के पास गया। मंच पर एक पिलर खड़ा था, जिसके शीर्ष पर धातु की एक चमकदार गेंद लगी थी। जैसे ही उसने उसे छूना चाहा, जमीन हल्के से कांप गई। दूर से किसी पुराने गियर के घूमने की आवाज आई, जैसे कोई नींद से उठ रहा हो। और तभी एक दीवार धीरे से सरकने लगी और उसमें से एक छोटा सा द्वार खुला। द्वार के भीतर घुप अंधेरा था। अविनाश ने गहरी सांस ली और भीतर प्रवेश किया। यहाँ की हवा अलग थी, थोड़ी गर्म, थोड़ी भारी। रास्ता पत्थरों से बना था और दीवारों पर जली हुई मशालों के निशान थे। इसका अर्थ था यहाँ कोई आया था बहुत पहले। अचानक एक कोना मोड़ते ही उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, किसी के चलने की, शायद फुसफुसाने की। उसका शरीर अकड़ गया। उसने कैमरे की लाइट घुमाई और देखा, एक परछाई तेजी से एक दूसरी गैलरी की ओर भागी। कोई और भी यहाँ है, अविनाश ने बुदबुदाया। लेकिन यह इंसान था या कुछ और, यह स्पष्ट नहीं हुआ। डर और उत्सुकता का मेल अब उसकी रगों में दौड़ रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, जगह जगह उसे बौनों की लिखावट दिखाई देने लगी, जैसे किसी चेतावनी या संदेश के रूप में। एक दीवार पर लिखा था, जो देखो वह हमेशा सत्य नहीं होता, जो सुनो वह हमेशा आवाज नहीं होती। यहां हर चीज तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। अब अविनाश जान चुका था, यह केवल एक खोया हुआ शहर नहीं, बल्कि एक जीवंत भूल भुलैया थी जो उस पर नजर रखे हुए थी। उसने गहरी सांस ली और कदम आगे बढ़ाए, अगले रहस्य की ओर, उस दुनिया की ओर जिसे इंसानों ने कभी समझा ही नहीं। गुफा की भव्यता और भयावहता के बीच अब अविनाश उस छोटे से द्वार से आगे निकल आया था, जहां दीवारों पर बौनों की लिखावटें धीरे धीरे और अधिक जटिल होती जा रही थीं। यह केवल भाषा नहीं थी, यह प्रतीकों की एक दुनिया थी, भावनाओं और अनुभवों का दृश्य वर्णन। हर चिन्ह मानो किसी कहानी का अंश था, किसी चेतावनी का प्रतिबिंब। रास्ता अब नीचे की ओर उतर रहा था और गहराई के साथ हवा और भी भारी और रहस्यमय होती जा रही थी। अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने धीमे स्वर में उसका नाम पुकारा हो। अविनाश। वह ठिठक गया। घुप अंधेरे में, जहां केवल उसकी कैमरा लाइट और दिल की धड़कन साथ दे रही थी, यह आवाज किसी जीवित प्राणी की नहीं लग रही थी। यह जैसे दीवारों से निकलकर उसके मस्तिष्क में उतर रही थी। कौन है? वह चिल्लाया, लेकिन गूंजती आवाज के सिवा कोई उत्तर नहीं आया। थोड़ी ही देर में वह एक नए कक्ष में पहुंचा, जो अन्य कक्षों की तुलना में छोटा लेकिन अत्यंत व्यवस्थित था। वहां एक मेज के ऊपर रखी थी एक पत्थर की किताब। किताब के ऊपर एक हीरे जैसी चमकती वस्तु रखी थी, जो धीमे धीमे प्रकाश फेंक रही थी। जैसे ही उसने उसे छूना चाहा, उसकी दृष्टि धुंधलाने लगी। अब वह एक अलग दृश्य में था। न कोई गुफा, न अंधेरा,
बल्कि एक बौनों का प्राचीन नगर उसके सामने जीवंत हो गया। ऊंची नीची सड़कें, छोटे छोटे लोग जो किसी वैज्ञानिक सभा में व्यस्त थे, और एक बहुत बड़ी घंटी जो नगर के बीचों बीच लटक रही थी। हर तरफ ज्ञान, तकनीक और रहस्य का अद्भुत मिश्रण था। ये उनकी यादें हैं। एक स्त्री स्वर उसके कानों में गूंजा। वह चौंक गया। सामने एक नीले वस्त्रों वाली बौनी स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखों में करुणा और चेतावनी दोनों थीं। तुमने हमारे अतीत को जगा दिया है, पर हर जागरण शुभ नहीं होता। अविनाश कुछ कहता, उससे पहले ही दृश्य गायब हो गया। वह फिर उसी कक्ष में था। किताब अब भी वहीं थी, लेकिन हीरे जैसी वस्तु राख बन चुकी थी। उसके शरीर पर पसीने की बूंदें थीं और दिल बेतहाशा धड़क रहा था। मैं अकेला नहीं हूं, उसने धीरे से कहा। इस जगह की दीवारों में कुछ अब भी जीवित है, स्मृतियां, आत्माएं या शायद चेतनाएं। और अब वह समझ चुका था, यह सिर्फ खोज नहीं, एक परीक्षा थी। बौनों की दुनिया उसे पुकार रही थी, लेकिन हर उत्तर के साथ एक और रहस्य जुड़ा था। अगला रास्ता उसके सामने खुल रहा था, और अब वह जानता था कि पीछे लौटना कोई विकल्प नहीं था। अविनाश के कदम उस संकरे गलियारे की ओर मुड़ चुके थे, जो उस कक्ष से निकलता था जहां रहस्य की पहली परत खुल चुकी थी। अब उसकी आंखों में डर से ज्यादा जिज्ञासा थी। रास्ता संकरा था, पर वह दीवारों से सटा हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जैसे हर पत्थर से कुछ जानना चाहता हो। कुछ ही दूर चलने के बाद उसे एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाई दिया। एक दीवार जिस पर किसी ने ताजा खून से चित्र उकेरे थे। यह खून अब भी तरल था, मानो किसी ने कुछ ही पलों पहले वहां कुछ लिखा हो। चित्रों में बौनों के शव थे, कुछ जलते हुए, कुछ पत्थरों में दबे, और एक चित्र में एक बहुत बड़ी छाया जो उन पर हावी होती प्रतीत हो रही थी। क्या यह भविष्यवाणी है या अतीत की घटना? अविनाश बुदबुदाया। अचानक उस दीवार पर उकेरे चित्रों में से एक की आंख चमकने लगी। वह पीछे हट गया, पर तभी एक भारी सी सांस की आवाज उसके ठीक पीछे से आई। उसने झटके से मुड़कर देखा। एक लंबा दुबला व्यक्ति बौने जैसे वस्त्र पहने खड़ा था, पर उसकी ऊंचाई सामान्य इंसानों जैसी थी। उसकी आंखें रोशनी में चमक रही थीं, और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुमने उन्हें जगा दिया है, वह व्यक्ति बोला। उसकी आवाज मानो किसी पुराने बर्तन से निकल रही हो, धुंधली, खड़खड़ाती हुई। अब उन्हें शांत करना तुम्हारा उत्तरदायित्व है, वरना यह संसार दोबारा नहीं बचेगा। अविनाश ने डर और हैरानी के मिश्रण से पूछा, तुम कौन हो? मैं वो हूं जिसे दरवाजे के बाहर छोड़ दिया गया था, वह बोला। मुझे उनका इतिहास याद है, उनकी चेतावनियां और उनका क्रोध। तुम बस अभी शुरुआत में हो, असली परीक्षा अभी बाकी है। इतना कहकर वह व्यक्ति हवा में विलीन हो गया, मानो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। अब अविनाश को समझ आ गया था, यह भूमिगत संसार केवल एक भूला हुआ शहर नहीं था। यह जीवित था, चेतन था, और अब उसके हर कदम पर नजर रख रहा था। हर गलियारा, हर दीवार, हर प्रतिमा, सब कुछ उससे संवाद कर रहे थे, और वह जान गया यह सफर अब उसके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बनने वाला था। अविनाश का मन अब बेचैन होने लगा था। जैसे जैसे वह उस रहस्यमयी गुफा में और भीतर घुसता जा रहा था, दीवारों पर उकेरे चित्र और संकेत और अधिक जीवंत प्रतीत होने लगे थे। गुफा के अगले हिस्से में घुसते ही उसे एक बहुत बड़ा द्वार मिला, पत्थर से बना हुआ, लेकिन उसकी सतह पर बहती हुई नीली रोशनी किसी ऊर्जा से संचालित लग रही थी। द्वार पर एक वाक्य खुदा था, जिसने सत्य को छुआ वह भ्रम को पहचान सकेगा। वह द्वार खोलने ही वाला था कि एक वृद्ध बौना अचानक सामने प्रकट हो गया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में चमक थी, जैसे उसने सदियों का इतिहास देख लिया हो। तुम यहां तक आ गए अविनाश, वह बुदबुदाया। अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, केवल समझा सकता हूं। तुम कौन हो? अविनाश ने पूछा। मैं हूं इस जगह का अंतिम संरक्षक, अंतिम बौना जिसे अभी तक नींद ने नहीं छुआ। बाकियों को नींद ने निगल लिया, और कुछ को वे छायाएं जिनके बारे में तुमने अब तक केवल देखा और सुना है। अविनाश सन्न रह गया। क्या यह सब जीवित है? बौने ने सिर हिलाया। जैसे पहाड़ जीवित हैं, जैसे धरती की धड़कनें जीवित हैं। ये गुफाएं, ये चित्र, ये चेतावनियां, सब में आत्मा है,
और जब आत्मा पीड़ा सहती है, वह पुकारती है। तुमने वह पुकार सुनी और अब तुम्हें उत्तर देना होगा, अविनाश ने दृढ़ स्वर में कहा। अगर मैं उनकी मदद कर सकता हूं तो करूंगा, पर मुझे सच जानना होगा। बौने ने गहरी सांस ली। तो सुनो, सच केवल प्रकाश में नहीं, अंधकार में भी बसता है, और हर सत्य एक कीमत मांगता है। अविनाश ने देखा कि वह द्वार धीरे धीरे खुलने लगा था। अंधेरे के उस पार एक नई दुनिया उसका इंतजार कर रही थी। जब द्वार पूरी तरह खुल गया तो उसके भीतर से एक भयानक शांति बाहर फैल गई, इतनी गहरी और घनी कि उसमें अपने ही दिल की धड़कनें गूंजने लगीं। अविनाश धीरे धीरे अंदर दाखिल हुआ। यह एक विशाल सभागार था, बिना किसी स्तंभ के, परंतु छत इतनी ऊंची थी कि अंत दिखाई नहीं दे रहा था। सभागार के बीचों बीच एक चबूतरे पर एक नीले क्रिस्टल से बनी घंटी लटकी थी, जो बिल्कुल स्थिर थी, लेकिन उसके चारों ओर की हवा कंपित हो रही थी। उसकी हर लहर जैसे समय को छूकर वापस लौट रही थी। अविनाश उसके पास गया, तभी बौनों के अंतिम संरक्षक की आवाज उसके पीछे गूंजी। इस घंटी को कभी मत छूना अविनाश, ये समय को गूंज में बदल देती है। अतीत, वर्तमान और भविष्य यहाँ एक साथ समा जाते हैं। पर यह सब क्या है? ये सभागार क्यों बनाया गया था? बौने ने उत्तर दिया, यह काल सभा है। यहाँ हमारे पूर्वज बौने एकत्र होते थे जब भी प्रकृति या भविष्य में कोई संकट दिखाई देता था। यह घंटी भविष्य की चेतावनी देती थी। इसकी एक गूंज पूरी सभ्यता को नींद में सुला सकती है या किसी एक को समय के भीतर फंसा सकती है। अविनाश उस घंटी को टकटकी लगाए देखता रहा, और तभी घंटी बिना छुए स्वयं ही कंपन करने लगी। हवा में कंपन गूंजने लगा। चारों दीवारों पर अचानक चित्र उभरने लगे, चलते फिरते चित्र, जैसे कोई पुरानी फिल्म चल रही हो। बौनों की सभाएं, उनके युद्ध, उनका विज्ञान, और फिर एक भयावह छाया, काली, धुंधली लेकिन विकराल। यह वही छाया थी जिसे अविनाश ने पहले दीवार पर देखे चित्रों में देखा था। घंटी की गूंज बढ़ती गई और अविनाश को एक झटका सा लगा। अब वह काल सभा में अकेला नहीं था। चारों ओर बौनों की आत्माएं प्रकट हो गई थीं। सैकड़ों नीली पारदर्शी आकृतियां, जिनके चेहरे गंभीर थे। तुमने इसे जगा दिया है, वे एक स्वर में बोले। अब तुमसे प्रश्न पूछा जाएगा। अचानक एक बौना, जो बाकी सभी से बड़ा और रोबीला लग रहा था, आगे आया। क्या तुम वह मनुष्य हो जो अपने लाभ के लिए हमारी सभ्यता को तोड़ेगा, या वह जो हमारे अतीत की रक्षा करेगा, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो? अविनाश ने एक पल को सांस रोकी। वह जानता था यह सामान्य प्रश्न नहीं था, यह उसका परीक्षण था। उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं केवल सत्य की तलाश में आया हूं। मैं कुछ भी नहीं लूंगा, लेकिन जो कुछ भी समझ सकूं वह जरूर साथ ले जाऊंगा। ज्ञान, चेतावनी और सम्मान। सभा कुछ क्षण मौन रही। फिर वह बौना धीरे से बोला, तो सुनो मनुष्य, अतीत को गूंज बनाकर बंद नहीं किया जा सकता। समय को समझना है तो उसे महसूस करना होगा। अब तुम वह देखोगे जिसे कोई मनुष्य नहीं देख पाया। और वह घंटी अपने आप बज उठी, एक धीमी लेकिन विशाल गूंज के साथ। अगले ही पल अविनाश की आंखों के सामने दुनिया बदल गई। वह अब उस समय में खड़ा था जब बौनों का नगर जीवित था, हर दिशा में रोशनी, ऊर्जा और जीवन। पर उसी नगर के ऊपर एक काली छाया मंडरा रही थी। यही वह क्षण था जब विनाश शुरू हुआ था। अविनाश अब काल सभा में नहीं था। जब उसकी दृष्टि साफ हुई तो वह खुद को एक जीवित बौना नगर के बीचों बीच खड़ा पाया। चारों ओर उन्नत रचनाएं थीं, पत्थरों से बनी लेकिन रोशनी से चमकती इमारतें, हवा में तैरते वाहन और बौनों का एक सुनियोजित समाज जो विज्ञान और प्रकृति के अद्भुत संतुलन पर टिका था। यह वही विनय शहर था, लेकिन कई शताब्दियों पहले का। लोग उत्साहित थे, हंस रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, और मंदिरों में ध्यानरत बुजुर्ग कोई रहस्य गुण रहे थे। यह शहर पूर्णता के कगार पर था। अविनाश एक पुल के पास खड़ा था जब उसने पहली बार उसे देखा। एक लंबा, काले वस्त्रों में लिपटा व्यक्ति जो किसी बौने जैसा नहीं दिखता था। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे वे कुछ देखती ही नहीं थीं, या शायद सब कुछ एक साथ देख रही थीं। वह धीमे धीमे मुख्य मंदिर की ओर बढ़ रहा था। अविनाश को किसी अदृश्य शक्ति ने उसके पीछे चलने पर मजबूर किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा,
हवा में परिवर्तन महसूस होने लगा। फूलों की खुशबू मिट्टी की सड़ांत में बदल रही थी और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी। मंदिर के मुख्य कक्ष में प्रवेश करते ही वह व्यक्ति रुक गया। वहां 7 बौने संत ध्यानमग्न बैठे थे। एक ने अपनी आंखें खोलीं और धीरे से कहा, तुम वापस आ गए, मुझे रोका नहीं जा सकता। वह काली छाया बोला, उसकी आवाज धुएं सी थी। तुमने मुझे नींद में डाला, लेकिन समय अब मेरे पक्ष में है। मैं अब केवल अंधकार नहीं हूं, मैं वह शक्ति हूं जिसे तुमने स्वयं पैदा किया, अहंकार, डर और नियंत्रण की लालसा से। एक संत ने कांपती आवाज में कहा, काल पिशाच, तुम हमारी ही छाया थे, लेकिन हमने तुम्हें समेटा। हम तैयार हैं फिर से। तैयार? वह काली आकृति हंसी। तुम्हारी अगली पीढ़ियों तक मुझसे नहीं लड़ सकेंगी। मैं लौटूंगा जब बौनों को भुला दिया जाएगा और मनुष्य आएगा जैसे अब आया है। अविनाश के कानों में घंटी की गूंज फिर से सुनाई दी। उसने देखा कि शहर में हलचल मच गई है। आकाश से नीले गोले गिरने लगे और भूमि फटने लगी। लोग चीखने लगे, विज्ञान और जादू लड़खड़ाने लगे। बौनों ने अपनी अंतिम सभा बुलाई। हम इसे रोक नहीं सकते, मुख्य संत बोला, पर हम इसे कैद कर सकते हैं, हमारी सभ्यता के साथ। और भविष्य? एक संत ने पूछा। एक मनुष्य आएगा, वह जिसे हम देख चुके हैं, उसने कहा। अगले ही पल सब कुछ धुंधला हो गया। अविनाश अब वापस था, काल सभा में, सांसें तेज, आंखें नम। बौनों की आत्माएं अब गायब थीं। केवल वह घंटी अपने स्थान पर स्थिर लटक रही थी। पर अब अविनाश जानता था कि विन शहर क्यों उजड़ा, और उससे भी अधिक वह जानता था काल पिशाच अब जाग चुका है। अविनाश मंदिर से बाहर निकला तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके कंधों पर सैकड़ों वर्षों का बोझ आ गिरा हो। हवा पहले से भारी थी, जैसे काल पिशाच की उपस्थिति अब पत्थरों और दीवारों तक में समा गई हो। बौनों का वह अदृश्य नगर, विन शहर, अब फिर से शांत था, लेकिन इस बार वह शांति किसी तूफान से पहले की थी। भैरव, वह बौना जो उसे अंदर तक लाया था, एक चट्टान के किनारे खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। तुमने देख लिया अविनाश, भैरव ने कहा बिना मुड़े। अब तुम लौट सकते हो या लड़ सकते हो। अविनाश कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं वापस गया तो यह रहस्य फिर मिट्टी में दब जाएगा और काल पिशाच वह फिर से उठेगा। मैं यहां से भागने नहीं आया था। भैरव मुस्कुराया, एक संतोष से भरी मुस्कान। तो सुनो, युद्ध अब शुरू हो चुका है। यह भौतिक नहीं, मानसिक और आत्मिक युद्ध है, और उसकी पहली लड़ाई उस जगह लड़ी जाएगी जहां पिशाच ने अपने पहले बीज बोए थे। कहां? धोरण गांव। अविनाश का माथा चौंका। वह गांव जहां से उसकी यह यात्रा शुरू हुई थी, वहीं पिशाच की पहली छाया गिरी थी। भैरव ने उसे एक चमकता हुआ पत्थर दिया। यह स्मृति संकेत है। जब संकट आएगा, यह रोशनी देगा, और जब पिशाच तुम्हारे मन को भ्रमित करेगा, यह सत्य दिखाएगा। अविनाश ने वह पत्थर थाम लिया। तभी जमीन कंपाई। वह जाग चुका है, भैरव ने गंभीरता से कहा। और जैसे ही वह पूरी तरह मुक्त होगा, समय की दीवारें गिरने लगेंगी। तब मनुष्य, बौना और प्रकृति सब उसकी गूंज में समा जाएंगे। अविनाश को अब कोई भ्रम नहीं रहा। यह एक यात्रा नहीं थी, यह उसकी नियति थी। वह ऊपर लौटा, भूमि की सतह पर, उसी सुरंग से होकर जिससे आया था। पर अब उसकी आंखों में भय नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने स्वयं को किसी बड़ी शक्ति के हवाले कर दिया हो। धोरण गांव दूर नहीं था, लेकिन अब वह गांव नहीं रहा था। अब वह युद्ध भूमि बनने वाला था। धोरण गांव, वही गांव जहां सब कुछ शुरू हुआ था। अब वह गांव वैसा नहीं रहा था जैसा अविनाश ने छोड़ा था। एक रहस्यमयी सन्नाटा उसकी गलियों में पसरा था। हवा भारी थी, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को निचोड़ लिया हो। कुएं सूख चुके थे, पेड़ झुलस चुके थे, और इंसान, जिनके चेहरों पर कभी जीवन था, अब खोई हुई आत्माओं की तरह चलते दिखते थे। अविनाश गांव में घुसते ही देख सकता था कि यहां कुछ बहुत गलत था। हर दरवाजा भले ही खुला हो, पर उसके भीतर कोई आवाज न थी। बच्चे नदारद थे, बूढ़े जो पहले चौपालों में बैठे रहते अब छिपते फिर रहे थे। उसे सबसे पहले पागल रामधनी मिला, जो हर वक्त बेसुरी बांसुरी बजाता रहता था, पर आज वह चुप था। रामधनी, अविनाश ने पुकारा।
रामधनी ने उसे घूरते हुए कहा, तू लौटा? समय टूट रहा है बेटा। रात के तीसरे पहर में जब घंटी बजेगी सब बदल जाएगा। वो आने वाला है। कौन? जो धरती के नीचे था, जो नींद में था, जो तुम्हारे भीतर गूंजता है। अविनाश कांप गया। उसे अपने सीने के अंदर कुछ हिलता सा महसूस हुआ। वह स्मृति संकेत को कसकर पकड़ लिया। गांव के मंदिर की घंटी अब कभी कभी खुद ब खुद बजने लगी थी। उसका स्वर गूंजता और पूरे गांव को हिला देता। शाम होते होते गांव में एक रहस्यमय कोहरा छा गया। बिजली की तरह किसी ने अफवाह उड़ाई। पुराना कुआं फिर से खुल गया है और वहां से कोई ऊपर आ रहा है। अविनाश दौड़ता हुआ कुएं तक पहुंचा। वह कुआं, जिसे दशकों पहले बंद कर दिया गया था, अब टूटा हुआ था। उसके पास की जमीन काली राख जैसी दिख रही थी और कुएं से एक धीमी फुफकार जैसी आवाज निकल रही थी। गांव के लोग दूर खड़े कांप रहे थे। हट जाओ सब! अविनाश चिल्लाया, लेकिन तभी उस कुएं से एक काला धुआं निकला। वह धुआं धीरे धीरे एक आकृति लेने लगा। वह आकृति इंसानी जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें दो जली हुई गहराइयां थीं। तू वही है, वह फुसफुसाया, जिसे उन्होंने चुना। अविनाश पीछे हटा। स्मृति संकेत अब तेजी से जलने लगा था। पत्थर की रोशनी सीधी उस आकृति पर पड़ी और वह एक पल के लिए चिल्लाया, नहीं, अभी नहीं, और धुआं अचानक भभक कर कुएं में समा गया। गांव में फिर सन्नाटा छा गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को चेक करें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए और शेयर करें अपने दोस्तों। मैं धन्यवाद।